हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा डार्क नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कहानी हमें सुष्मिता दास जी ने भेजी है, जो हमें बताती है। मेरा नाम सुष्मिता दास है और मैं 42 साल की शादीशुदा महिला हूं। मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहती हूं, लेकिन मैं वास्तव में यहाँ की नहीं हूँ। मेरा गाँव वेस्ट बंगाल राज्य के बारासात जिले में पड़ता है। ये घटना जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो करीब साल 95 के आसपास की है, जब मैं मात्र 14-15 साल की हुआ करती थी और अपने माँ बाप और 4 भाई बहनों के साथ गांव में रहती थी। वो दृश्य इतना भयानक और दर्दनाक था कि हमारी सारी फैमिली मरते मरते बची थी। मुझे आज भी याद है कि मेरे माँ बाप ने सभी भाई बहनों के साथ मिलकर आत्महत्या करने की सोच ली थी, क्योंकि एक तरफ तो गरीबी और दूसरी तरफ उस शैतानी साये का कहर। हम अब इन सबको ज्यादा दिनों तक नहीं झेल सकते थे। ये घटना मेरे पिताजी के साथ शुरू हुई थी। हम उन दिनों बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि कभी कभी तो भूखे सो जाते थे और पूरे भाई बहनों के लिए एक ही जोड़ी चप्पल थी जिसे हम बारी बारी से पहना करते थे। उस वक्त हमारे गांव में हमारे जितना कोई भी गरीब नहीं था। खैर, मैं कहानी पर वापस आती हूँ। मेरे पापा उन दिनों एक लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, जो हमारे गाँव से करीब 20 किलोमीटर दूर थी। पापा रोज बस से सफर करते थे। पापा को इस फैक्ट्री में काफी काम करना पड़ता था और वो शाम को थक जाते थे, लेकिन फिर भी खुश रहते थे। सोचते थे कि कम से कम गुजर बसर तो चल रहा है, किसी के सामने हाथ फैलाना तो नहीं पड़ रहा। वैसे तो मेरे माँ बाप ने खूब दुख झेले हैं, लेकिन फिर भी इतनी गरीबी के चलते भी हम सब भाई बहनों को पढ़ाया है। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा लीजिए कि मैं लड़की होकर भी मैट्रिक पास हूँ। तो जहाँ मेरे पापा काम करते थे, वहाँ उन दिनों एक नया मजदूर और आया था। मेरे पापा को वहाँ काम करते 5 साल हो गए थे और वो 10-15 दिन में सब पर रोब झाड़ने लगा था। वो खुद का काम भी दूसरों से करवाता था। उसने पापा से भी काम करवाया था, मगर पापा ने तो 2-4 दिन के बाद ही मना कर दिया। तो उसने पापा को खूब गालियां दी। लोग उसका काम इसलिए करते थे क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा डरते थे। वो एक हत्यारा था। उसने एक पति पत्नी की हत्या कर दी थी और 3 साल की सजा काटकर बेल पर बाहर आया था और सस्ते में इस आयरन फैक्ट्री में काम करने लगा था। ऐसे ही एक दिन उसने पापा को बोला कि आज उसका काम पापा को करना पड़ेगा और वो आज जल्दी घर चला जाएगा। तो पापा ने मना कर दिया कि भैया, मेरे पास तो खूब काम पड़ा है, मेरे से तो नहीं होगा। तो वो पापा से झगड़ा करने लग गया और फिर उसने पापा की खूब पिटाई की और उसने पापा को सरिये से मारा। उस दिन पापा दोपहर को घर आ गए और घर पर आकर रोने लगे और माँ को सारी बात बताई। तो माँ और हम सब भी रोने लगे। हम बहुत ज्यादा गरीब थे, दवाई के पैसे भी कहाँ से निकालते। अगर दवाई के पैसे लगा देते तो घर का राशन कहाँ से आता। तो माँ ने वहीं पर हल्दी का लेप लगाकर पुराने कपड़े की पट्टियां बांध दी। इसके दूसरे दिन पापा सुपरवाइजर से मिलने चले गए कि भैया, मुझे 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। मुझसे अब 2-4 दिन तक काम नहीं होगा क्योंकि मुझे काफी चोटें लगी है। मगर वहां जाने के बाद पता चला कि सुपरवाइजर ने उस झगड़ा करने वाले आदमी और पापा दोनों को काम से निकाल दिया था। बोल रहा था कि उसे फैक्ट्री में झगड़ा करने वाले लोग पसंद नहीं है। पापा ने उसको खूब समझाया कि झगड़ा मैंने नहीं बल्कि उस बुरे आदमी ने शुरू किया था, मगर उसने एक नहीं सुनी और नौकरी से निकल जाने के बाद पापा शाम को उदास ही घर लौट आए। उसके बाद पता नहीं उस झगड़ा करने वाले आदमी को तो कैसे, लेकिन काम पर रख लिया गया। लेकिन मेरे पापा के बार बार जाकर गिड़गिड़ाने पर भी उन्होंने एक नहीं सुनी। अब हम क्या करते, कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ पैसे जोड़े थे वो भी खत्म हो गए थे और पापा को कोई काम भी नहीं मिल रहा था। कभी कभी तो हम रात को भूखे ही सो जाते थे और कभी गांव के कुछ धनी लोग बची हुई रोटियां दे जाते, उन्हें खाकर टाइम पास कर लेते। हम सब भाई बहन समझते थे कि हमारे माँ बाप अकेले में खूब रोते हैं। अब पापा गांव में मेहनत मजदूरी या फसल काटने के काम करने लगे थे, जो किसी दिन काम मिलता और कभी कभी 4-5 दिन निकल जाते, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। घर में राशन लाना भी दूभर हो गया था और दूसरी तरफ हम सब भाई बहनों की पढ़ाई। वैसे तो हम सरकारी स्कूल में जाते थे, लेकिन हमारी हालत इतनी खराब थी कि कॉपी पेन के पैसे भी नहीं थे। हमें स्कूल में खूब डांट पड़ती, लेकिन वो भी हम सुन लेते क्योंकि हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। पापा को उस फैक्ट्री से निकाले करीब 3 महीने हो गए थे और एक रात को करीब 2 बजे अचानक ही हम सबकी नींद खुल गई, क्योंकि हमारे घर के बाहर खड़े होकर कोई पापा को गालियां दे रहा था और उन्हें जान से मारने के लिए बोल रहा था। तब सर्दियों के दिन थे, हम सब अपने मिट्टी से बने घर के अंदर ही सो रहे थे। पापा ने जब बाहर निकल कर देखा तो वही झगड़ा करने वाला आदमी था जो बोल रहा था कि तेरे कारण फैक्ट्री में मेरी काफी बदनामी हुई है और मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो पापा को भी गुस्सा आ गया और उससे झगड़ने लगे। तब हम सब काफी डर गए थे कि वो फिर से पापा की पिटाई कर देगा और या फिर जान से भी मार दे, क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर चुका है। हम सब ने पापा को पकड़कर घर के अंदर बंद कर लिया और पकड़कर अंदर ही बैठ गए। वो बुरा आदमी अब भी पापा को गालियां दे रहा था और बाहर निकलने के लिए बोल रहा था। वो घर से थोड़ा दूर खड़ा था तो हमें उसका चेहरा तो नहीं दिखा, मगर कोई आदमी खड़ा है ये सब हमने जरूर देख लिया था। वो थोड़ी देर गालियां देने के बाद वहां से चला गया और उस सारी रात ही हम जागते ही रहे। ये बात हमारे पड़ोसियों को भी पता नहीं चली, क्योंकि हम तो गांव से बाहर रहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जमीन तो है नहीं। हम तो यूं ही सरकारी जमीन पर कच्चा घर बनाकर रहते हैं। पापा बोलते हैं कि कोई सरकारी अफसर आकर बोलेगा तो यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। इस घटना के दूसरे दिन हम सब बहुत डरे हुए थे। पापा अब गांव के आसपास ही काम करते थे।
इसके बाद 2-4 दिन गुजर गए, वह आदमी हमारे घर नहीं आया तो हम इस घटना को भी भूल गए कि वो तो यूं ही आ गया होगा, शायद शराब पीकर। मगर एक रात वह फिर से 2 बजे हमारे घर आ गया और फिर से गालियां देने लगा और बोला कि उसके हाथ में खुलाड़ी है, बाहर निकल, आज तेरा आखिरी दिन है। अब तो मेरे पापा भी डर गए थे और वो भी रोने लगे थे। हम सब भी डर के मारे रोए जा रहे थे। हम काफी देर तक अंदर ही बैठे रहे और वो बुरा आदमी काफी गालियां देने के बाद जान से मारने की धमकी देकर चला गया। जब उसकी आवाज शांत हुई तो हमने बाहर आकर देखा कि वो जा चुका था। अब हमारी थोड़ी जान में जान आई। उस दिन पापा मम्मी इतने दुखी हो गए थे कि वो बोल रहे थे कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि हम जहर खाकर मरी जाएं। पापा मम्मी ने उस वक्त तैयारी भी कर ली थी, लेकिन फिर पता नहीं भगवान ने क्या युक्ति सुझाई कि पापा ने सोचा कि अगर रोज रोज ऐसा हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और उस कमीने ने मुझे मार डाला तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। ये सोचकर मेरी माँ और पापा मेरे मामा को लेकर उस आयरन फैक्ट्री के मालिक के पास गए। हमारे मामा भी गरीब थे मगर वो हमें थोड़ा सपोर्ट कर देते थे। माँ और पापा बोल रहे थे कि आयरन फैक्ट्री के मालिक के पाँव पकड़कर बोलेंगे कि आप उसे समझा दीजिए, मेरे बच्चे डर जाते हैं, और अगर उसने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और उस बुरे आदमी के भी पाँव पकड़कर माफी मांग लेंगे कि भैया माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मगर जब फैक्ट्री के मालिक के पास जाकर इस बारे में बात की तो उन तीनों के तो होश ही उड़ गए। फैक्ट्री का मालिक बता रहा था कि तुम्हारे फैक्ट्री के निकाले जाने के 3 दिन बाद ही उसकी तो करंट लगने से मौत हो गई, और उसकी मौत को तो करीब 3 महीने से ऊपर हो गए। तुम्हारे घर आने वाला आदमी तो कोई और ही है। यह सुनकर तो मेरे पापा के पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। पापा सोच रहे थे कि मैं अच्छे से जानता हूँ उसकी आवाज, उसकी कदकाठी, उसकी बार बार गाली देने की आदत, ये वही आदमी था और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन फैक्ट्री के सेठ के सामने वे कुछ भी नहीं बोले, और आते समय फैक्ट्री के मालिक ने बोला कि अगर तुम फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो तो कल से काम पर आ सकते हो। ये बात तो हमारे लिए अच्छी थी, तो पापा ने बोला ठीक है सेठ जी, मैं देखता हूँ। मगर उनकी एक टेंशन खत्म और दूसरी शुरू कि रात को क्या उस आदमी का भूत हमारे घर आता है, अब हम क्या करेंगे। शाम को ये बात हमें पता चली तो हम और भी ज्यादा डर गए कि वो एक भूत बन गया है। हम सब में से कोई भी उस आदमी को नहीं जानता था, सिर्फ पापा ही उसको पहचानते थे, उन्होंने उसे देखा था। हमारे मामा कुछ देर बातें करने के बाद ढांढस बनाते हुए शाम को अपने घर लौट गए, मगर उनका मन ही नहीं मान रहा था तो वे हमारे नाना जी को लेकर वापस आ गए। वो दोनों उस रात हमारे घर पर ही सोए। सुबह उठने के बाद मेरे नाना जी किसी जानकार को लेकर एक पुजारी जी के पास गए जो भगवान शिव का परम भक्त था। मुझे अब ज्यादा बातें याद नहीं, लेकिन नाना जी दोपहर में उस पुजारी जी को लेकर वापस आए थे। वो पुजारी एक भला आदमी मालूम पड़ता था। हमारे घर आने के बाद थोड़ी देर तक पुजारी जी घर के चारों ओर घूमे और कुछ इधर उधर पानी के छींटे मारने के बाद हवा में कुछ सूंघने लगे और बोले, हाँ बिल्कुल सही है, वो मरने के बाद प्रेत बन चुका है और तुम्हें यूं ही परेशान करता रहेगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। और उन्होंने हमारे घर के चारों ओर कीले गाड़ दी और उन पर अपने मंदिर के पवित्र राख का घेरा बना दिया और एक पापा को ताबीज भी पहनने को दिया। माँ ने जब बाकी लोगों के लिए बोला तो पुजारी जी बोले, घबराओ मत, अब वो नहीं आएगा। इस विधि में जितने भी पैसे लगे थे सब मेरे मामा ने दिए थे, क्योंकि पापा के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो पुजारी जी एक सिद्ध पुरुष था जिसने 1 रुपया भी नहीं लिया। जितने पैसे लगे थे वो सिर्फ सामग्री में लगे थे। इसके बाद वो बुरा आदमी का प्रेत हमें कभी नहीं दिखाई दिया और उस भगवान शिव के ताबीज ने मेरे पापा की ऐसी किस्मत बदली कि पापा सब्जी का ठेला चलाने लगे। सब्जी का ठेला, ठेले से दुकान और दुकान से प्रॉपर्टी और काफी कुछ कर लिया हमने। मैं ज्यादा कहानी बड़ी नहीं करूंगी, मगर आप इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी हूँ। आप खुद ही देख लीजिए कि हमारा लेवल कहाँ से कहाँ चला गया है। हम सभी भाई बहन वेल सेटल है। मेरा छोटा भाई तो यूके में रहता है। मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है, मगर मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि इतनी गरीबी के बावजूद उन्होंने हम सबको शिक्षा दिलवाई। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं कोई दूसरी कहानी के साथ।